So after extraoral examination, you have to perform intraoral examination of the patient that involves the examination of soft tissues, hard tissue, occlusion and periodontal examination. So सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे इंट्राओरल एग्जामिनेशन हमारी। लेकिन एग्जामिनेशन से पहले आप क्या करेंगे, आपने ग्लव्स चेंज करने हैं अपने। सेकेंड चीज़ यूनिट की लाइट ऑन करनी है। थर्ड चीज़ सॉफ्ट टिश्यूज़ को ड्राई करना है। फोर्थ चीज़ you have to perform the visual inspection of soft tissue and to note down any significant findings. Or fifth चीज़ you have to perform palpation starting from upper right quadrant followed by upper left quadrant then move towards third and fourth quadrant. क्यों करेंगे? To note down any painful response. ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद जो है हम पर्टिकुलर जो सीक्वेंशियल स्टेप्स हमारे होंगे उसमें सबसे पहले हम ओरल हाइजीन स्टेटस देखेंगे पेशेंट का। क्यों देखेंगे? इससे हमें रफली आइडिया होगा अबाउट द कैरीज रिस्क स्टेटस ऑफ द पेशेंट। और सेकंड जो चीज़ हमें पता लगेगी पेरियोडोंटल कंडीशन के हवाले से रिस्क इज़ अ रिस्क फैक्टर। सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है लिप्स देखेंगे पेशेंट के, आइदर ड्राई है, वेट, पिगमेंटेड। थर्ड चीज़ जो है you you will have to observe the cheeks to look for the sign of any ulcers, cheek ridging, स्पेशली बेटल नट की अगर हैबिट है पेशेंट को, पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं तो वहाँ चीक रीजिंग हमें मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो है हम जिंजाइवा को देखेंगे। अब जिंजाइवा अगेन इट्स कंपोनेंट ऑफ पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान जो है जिंजाइवा को देखना है टू लुक फॉर द साइन ऑफ जिंजवाइटिस। क्या साइन होगी भाई? आइदर रेड होगा, वो आपका सॉलिन होगा, सॉलिन है तो इंटरडेंटल जिंजाइवा सॉलिन है या मार्जिनल है, ये देखें। कंटूरिंग देखेंगे, रिसेशन देखेंगे, जिंजाइवल डिस्कलरेशंस देखेंगे, जनरलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है। उसके बाद जो टंग है उसको आप देखें। टंग की मूवमेंट्स भी करवानी है। आस्क द पेशेंट टू टच द टिप ऑफ टंग टू पैलेट या मूव इट्स टूवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड। तो वहाँ पे कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वेदर इट इज़ कोटेड है, फिशर्ड है। लुक यू विल लुक फॉर द साइन ऑफ जीरोस्टोमी आल्सो। अदर्स में जो चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन में आती हैं वो साइनस देख लिया, ट्रॉमेटिक कैरेटोसिस देख ली, फ्लोर ऑफ द माउथ आपने देख लिया, प्रोमिनेंट फ्रेनम देख लिया आपने। तो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन में आपने देखनी है, उसको प्रेजेंट करना है। अब इन पिक्चर्स के थ्रू हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लिनिकल पिक्चर है। इसको आपने इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्शन के दौरान जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होगी वो आप बताएंगे। ऑन इंस्पेक्शन जिंजाइवा अपीयर्स टू बी erythematous swollen, ठीक है, इन अपर एज वेल एज लोअर एंटीरियर्स, कोटेड विद प्लाक एंड कैलकुलस। और इस तरीके से इंस्पेक्शन के दौरान जो फाइंडिंग होगी वो आप बताएंगे। और अगर पाल्पेशन के दौरान आपको किसी राइट क्वाड्रेंट में पेन नोट डाउन आपने किया है तो आप बताएंगे ऑन पाल्पेशन देयर वाज अ सिग्निफिकेंट pain was noticed especially in lower right quadrant along with bleeding on probing and increased periodontal pocket depth। तो ये आपकी जो है इस तरीके से फाइंडिंग्स आपकी जाएंगी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमें फ्रेनम का रिलेशन देखना। मैक्सिलरी लेबियल फ्रेनम इट इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द सेंट्रल पोजीशन ऑफ अपर लिप। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, चार क्लासिफिकेशन है। इसकी इसका जो रेफरेंस है वो आपका डेंटल अपडेट आर्टिकल है 2023 का है। रोल ऑफ मैक्सिलरी लेबियल फ्रेनेक्टोमी इन क्लोजर ऑफ द मिडलाइन डायस्टीमिया। तो ये शॉर्ट केस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग केस में हमें इसका जो है क्लासिफिकेशन है उसकी चार क्लासेस बताई गई हैं, तो वो हमें क्लास के लिहाज से बताना है। जैसे पिक्चर ए एंड बी में जो है क्लास वन और क्लास टू है। क्लास वन में इट इज़ क्लासिफाइड एज अ म्यूकोजल एंड बी में जो है इट इज़ क्लासिफाइड एज अ जिंजाइवल। जिंजाइवल फ्रेनल फाइबर्स आर अटैच्ड और इंसर्टेड विद इन द अटैच्ड जिंजाइवा। और यहाँ पे क्या है, व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज म्यूकोजल बिकॉज दे आर अटैच्ड अप टू द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। उसके बाद जो थर्ड क्लास जो है हमारी वो है पैपिलरी बेस्ड। This is papillary base, they are extend into the interdental papilla और then papilla penetrating। तो ये चार क्लासेस हैं जो हमें इंस्पेक्ट करके वहाँ पे बतानी है।
उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है, यू हैव स्पेशली फ्रॉम हाई कैरीज रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, वो है जीरोस्टोमिया। अब जीरोस्टोमिया की जो है एक तो सवाल जब करेंगे पर्सनल हिस्ट्री में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हमें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स देखनी है। अब वो कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है? फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस पिक्चर। वन, इट इज शोइंग डीप एपिलेशन ऑफ द टंग, और जब भी डीप एपिलेशन टंग की होगी इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड। सेकेंड चीज, टंग को ऑब्जर्व करें, यहाँ फिशर्स नजर आ रहे हैं, कुछ केसेस में इट बिकम कोटेड विद फूड डेब्रिस। यहाँ पे देखें कोई ड्रोलिंग नहीं है सलाइवा की, इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, फ्लोर ऑफ द माउथ है। यहाँ पे देखें जिंजाइवा हैज लॉस्ट इट्स स्टेपलिंग, दैट्स व्हाई इट बिकम्स सॉगी इन अपीयरेंस विद सर्वाइकल कैरीज इन अपर एंड लोअर इंटीरियर्स। उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे मल्टीपल डेंटल रेस्टोरेशंस हुई हुई हैं। तो ये इस तरह की फाइंडिंग्स हैं ड्यूरिंग हमें एग्जामिनेशन ऑब्जर्व करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है इस यहाँ पे जो है एक स्कोर है शेलागोब स्केल, जो है वो हमें याद होना चाहिए। उसकी तीन कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 1 2 3 ये डेजिग्नेट माइल्ड, 4 5 6 डेजिग्नेट मॉडरेट, एंड 7 8 9 10 जो है वो सीवियर में है। अच्छा, हर कोड की अपनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है। जैसे 1 और 2 है, वहाँ पे आपका मिरर जो है वो स्टिक करेगा बक्कल म्यूकोसा और टंग के। उसके बाद ऑनवर्ड्स अगर आप जाएंगे 4 5 6, वहाँ डीप एपिलेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। तो इस वो चार्ट आपको रटा होना चाहिए टू जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल कैरेटोसिस है ड्यू टू मैक्सिलरी थर्ड मोलर, और दिस इज लीनियर अल्फा। तो ये इस तरह की फाइंडिंग्स हैं जो हमें हर क्वाड्रेंट में जो है ऑब्जर्व करनी है और उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा, ये सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन के बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन का। तो वेरी फर्स्ट जो है बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशंस के। आप जैसे हार्ड टिश्यू एग्जामिनेशन पे पहुंचेंगे तो आपने वेरी फर्स्ट क्या करना, यू हैव टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ टीथ इन ईच क्वाड्रेंट सिस्टमैटिकली इन इक्विकल। एक रफली आपने आइडिया लेना है। आप स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियरली अपर राइट से, फिर अपर लेफ्ट, देन लोअर लेफ्ट, एक रफली आइडिया लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा देन आस्क फॉर ओपीजी। मे आई हैव एन ओपीजी ऑफ दिस पेशेंट टू कोरिलेट माय क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ये नहीं करना कि हार्ट टिश्यू एग्जामिनेशन में अभी पहुंचे डायरेक्ट ओपीजी मांग लें। आपने पहले कंफर्म करना है ये केस इस तरह का है कि नहीं, और उसके बाद आपने ओपीजी मांगना है। देन यू हैव टू कंफर्म द ओपीजी ऑफ पेशेंट। इसका ये मतलब है, देखें फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिकली जो विजुअल एग्जामिनेशन की उसमें आपने ये देखा कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर है ही नहीं। ठीक है, अब आपके पास जो ओपीजी आया है, ओपीजी में मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड मोलर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी रिसेंट में हाल ही में एक्सट्रैक्शन हुई है, ये ओपीजी पुराना है, तो आपने वहाँ पे रिसेंट ओपीजी मांगना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ओपीजी की डेट देखें वो कितने साल पुराना है। अच्छा, ओपीजी आपके पास आ गया, देन आपका स्टेप क्या होगा, यू हैव टू स्टार्ट एग्जामिनेशन। कैसे स्टार्ट करेंगे, बाय ऑब्जर्विंग क्लिनिकली, बाय ऑब्जर्विंग पेयर ऑफ डेंटिशन लाइक सेट ऑफ मोलर, सेट ऑफ प्रीमोलर्स, एंड ऑब्जर्व ईच टूथ क्लिनिकली फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये आगे जाके मैं ओडोंटोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये है कि देखें हार्ट टिश्यू एग्जामिनेशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप एक पेयर बना लें कि मुझे फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर इनको ऑब्जर्व करना है क्लिनिकली। तो पहले आप क्लिनिकली देखें। क्लिनिकली आप किस लिहाज से देखें, सबसे पहले आप ऑपरेटिव के लिहाज से देखें, उसके बाद एंडो के लिहाज से देखें, देन पेरियो के लिहाज से देखें, ओरल सर्जरी के प्रोथो प्रोस्टो। उसके बाद जो है आप उसको कोरिलेट करें ओपीजी के साथ। सही। तो ये आगे चल के हम ओडोंटोग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है आप अपनी कोरिलेट करेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग एंड ओपीजी एंड परफॉर्म एंड एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस पे वही है, आप मेडिकल हिस्ट्री पे पहुंचे तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मांगें। उसके बाद डायरी आपने मांगनी है जब पेशेंट सिग्निफिकेंट डाइटरी हिस्ट्री दे रहा हो तो, ड्यूरिंग पर्सनल हिस्ट्री। उसके बाद जो है आप सिलेवरी एनालिसिस मांगे। सिलेवरी एनालिसिस का क्या मतलब है, देखिए सिलेवरी एनालिसिस बेसिकली आपका, इसमें तीन टेस्ट होते हैं आपके। एक टेस्ट होता है
ये कॉम्बिनेशन है सैलिवरी एनालिसिस में। सैलिवरी फ्लो होता है और सेकंड जो चीज़ होती है उसमें पीएच देखते हैं, बफरिंग कैपेसिटी हम देखते हैं। ठीक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है वो सैलिवरी फ्लो होता है। उसके अलावा जो है प्रीवियस एक्सरे और सेंसिबिलिटी रिकॉर्ड्स आपने मांगना है। जब अगर पेशेंट को कोई हिस्ट्री है ट्रामा की, ओपीजी का मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव टू स्टार्ट परकशन एंड पल्पेशन, ये किस तरीके से करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और उसके बाद जो है आपने मोबिलिटी परफॉर्म करनी है और सेंसिबिलिटी टेस्ट आपने मांगना है, पेरिएपिकल रेडियोग्राफ आपने मांगने हैं, वाइड विंग रेडियोग्राफ्स मांगने हैं, डेंटल फ्लॉस मांगने हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया मांगना है और पेरिडोंटल प्रोब मांगना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सेंसिबिलिटी टेस्ट है, इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं मैं। फॉर एग्जांपल, आप अपर राइट 1/6 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लिनिकली आपने देखा है उसमें मीजियो ओक्लूजल केरीज है। ठीक, उसके बाद जो है उस पेशेंट को आपने परकस किया, जो सी 1/6 को पल्पेशन की, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, आपने ओपीजी पे देखा कोई साइन नहीं है वहां पे, लेकिन कैरीज जो है वो इनर थर्ड तक है, इनर थर्ड ऑफ द डेंटिन पे। आपने पीए व्यू मांगा, आपने रूल आउट किया पेरिएपिकल इन्फेक्शन को और इनर थर्ड तक डेंटिन है, कोई वाइडनिंग नहीं है, तो वहां पे आपने क्या करना है, कोल्ड सेंसिबिलिटी टेस्ट मांगनी है। अगर ऐसा ही दांत आपका हो जहाँ पे पेरिएपिकल ओपीजी पे ही पेरिएपिकल इन्फेक्शन नजर आ रहा हो, पेशेंट को पेन हो, तो वहां पे आप कोल्ड सेंसिबिलिटी टेस्ट ना मांगे। लेकिन जो है अब ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरा मेरा जो केस था फर्स्ट अटेम्प्ट का उसमें पेरिएपिकल इन्फेक्शन था, मैंने उस चीफ कंप्लेन वाला दान था, तो उसमें मैंने कोल्ड सेंसिबिलिटी टेस्ट नहीं मांगी थी। तो ड्यूरिंग वाइवा जो है उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं मांगी, तो मैंने यही रीज़न बताई, तो उन्होंने कहा कि आपको मांगनी चाहिए थी ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन नोट डाउन हो जाती। तो कोई कहता है कि भाई जहाँ आपका ओपीजी पीरियड हो, पेरिएपिकल इन्फेक्शन हो, पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो बाइटिंग पे, तो वहाँ पे आप जो है ना मांगे। उसके बाद जो है अगर एट्रीजन हुई हुई है, टूथ वियर का जनरलाइज टूथ वियर का केस है, तो वहाँ पे आपने उन दांतों की सेंस जो है सेंसिबिलिटी टेस्ट मांगे जो सीवियरली अफेक्टेड हैं, स्पेशली BV3 है। उसके बाद जो है अगर मेटेलिक रेस्टोरेशंस हैं तो वहाँ पे आपने कोल्ड सेंसिबिलिटी टेस्ट करनी है, ईपीटी नहीं करना क्योंकि फॉल्स रीडिंग हो जाएगी। ट्रामा के केस के लिए मैं मेंशन कर चुका हूँ कि आपने बेसलाइन रिस्पॉन्स जो नोट डाउन किया होगा वो मांगना है और उसके बाद दोबारा आपने उसकी परफॉर्म करनी है ट्रामा की अगर हिस्ट्री हो। तो अगर समराइज करें, कैरियस ट्रुथ है और without any sign of infection, यानी patient is complaining of pain on and off sensation plus status का पता नहीं चल रहा, बाइट पे पेनिंग नहीं है, यू हैव टू आस्क फॉर सेंसिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो पेरिएपिकल रेडियोग्राफ है, पेरिएपिकल रेडियोग्राफ नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट अगर ओपीजी पे है, मतलब हिस्ट्री दी हुई है और ओपीजी पे आपने नज़र नहीं आ रहा, पीए व्यू आपने मांगना है सस्पेक्टेड दांत का, ताकि आप क्वालिटी ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट देख सकें। उसके अलावा बाइट विंग रेडियोग्राफ्स मांगने, बाइट विंग रेडियोग्राफ्स आपने अगर किसी प्रोस्थेसिस लगी हुई उसकी मार्जिन्स आपने देखनी है, अगर रेस्टोरेशंस हुई हुई हैं टू डिटेक्ट द साइन ऑफ रिकरेंट कैरीज, अगर पेरियोडोंटल इश्यूज है, एंडोपेरियो लीजन्स हैं आपके, इंटरक्रस्टल बोन लॉस देखनी है, तो वहाँ पे आपने बाइट विंग रेडियोग्राफ्स मांगने हैं। डेंटल फ्लॉस क्यों मांगेंगे, टू चेक द इंटरप्रॉक्सिमल कांटेक्ट ऑफ एनी प्रोस्थेसिस, अगर कोई प्रोस्थेसिस लगी हुई है फॉर एग्जांपल लोअर 4-6 में लगी हुई, आपने 4-5 के दरमियान कॉन्टेक्ट चेक करने, उसकी वजह से कैरीज तो नहीं हुई, तो वहां पे आपने फ्लॉस मांगना है, फ्लॉस से आपने चेक करना है। टॉपिकल एनेस्थीसिया क्यों मांगनी है, ड्यूरिंग पेरियोडोंटल एग्जामिनेशन अगर पॉकेटिंग कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट जो है टॉपिकल एनेस्थीसिया मांगना है, देन यू हैव टू स्टार्ट पेरियोडोंटल पॉकेटिंग एग्जाम, पॉकेट एग्जामिनेशन फिर स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो है पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं, क्रैक्स हैं, बाइट बेटलनेट की हैबिट्स हैं, तो वहाँ पे टूथ स्लॉट मांगना है टू डिटेक्ट एनी साइन ऑफ फ्रैक्चर। स्टडी कास्ट क्यों मांगते हैं भाई, सुपरा एरप्शंस को देखने के लिए, स्पेशली आवर जेट आवर बाइट देखो, उसमें मैं उसी पे देखता था।
टिल्टिंग, मीजियल टिल्टिंग, स्टेडी कास्ट छुपा हुआ होता है वहाँ पे, कभी कभार सामने होता नहीं है, आपने ये इन्वेस्टिगेशन मांगनी है। आर्टिकुलेटेड स्टेडी कास्ट स्पेशली ऐसे केसेस जहाँ पे रीऑर्गेनाइज्ड अप्रोच आपने करनी है, जनरलाइज्ड ट्रूथ वियर का केस है, सीवियर जनरलाइज्ड ट्रूथ वियर का केस है, तो वहाँ पे आपने आर्टिकुलेटेड स्टेडी कास्ट मांगना है। सीबीसीटी क्यों मांगना है? सीबीसीटी इसलिए मांगना है क्योंकि आपने आ, आपको इम्प्लांट ट्रीटमेंट प्लानिंग अगर करनी है तो उसके बाद जो है आपने फोटोग्राफ्स मांगने हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ एक जर्नलाइज्ड ट्रूथ वियर है, तो वहाँ पे आपने फोटोग्राफ्स लेने हैं, ओवीडी लॉस तो नहीं हुई, ट्रूथ वियर, और स्केल मांगना है फ्री वे स्पेस नोट डाउन करने के लिए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है। अगर आप कोई लॉन्ग केस प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको घर जाके स्टडी किस तरीके से करना है, आपने केस बेस स्टडी करनी है। अब केस बेस स्टडी में ये होता है कि उस केस में जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं वो आपने स्टडी करनी है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है और उसको क्लिनिकली चेक कैसे करना है। यू तो ये कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिटेक्शन। आपको डायग्नोसिस और डिटेक्शन का पता हो, इसमें दास स्कोरिंग है। कैरीज जो भी देख रहे हैं तो वो देखें एक्टिव है, अरेस्टेड है। डीप कैरीज, डीप कैरीज देखें, वो आपकी इनर थर्ड डेंटिन पे है, तो वहाँ पे आप क्या, आपके मैनेजमेंट क्या होगी। आपको सिलेक्टिव कैरीज रिमूवेबल का पता होना चाहिए। आपने पार्शियल पल्पोटोमी का अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो उसको जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर वो दांत एज ए अबटमेंट आप यूज कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। कैविटेटेड है या नॉन कैविटेटेड है ये देखें। एंडो डायग्नोसिस मैं पहले बता चुका हूँ, आपने पढ़ आनी चाहिए। ये सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल है, सिम्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस है। उसके बाद एंडोपेरियो लीजन्स, अगेन इट्स टाइप ऑफ शॉर्ट केस है, उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। वो कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग भी हमें मिल सकती है एंडोपेरियो लीजन के लिहाज से। हाउ टू एग्जामिन रेस्टोरेशन, कोई रेस्टोरेशन अगर हुई हुई किसी क्वाड्रेंट में तो आपको उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन किसी भी रेस्टोरेशन की हम तीन तरीके से करते हैं। एक होती है एस्थेटिक, दूसरी होती है फंक्शनल, तीसरी होती है बायोलॉजिकल। एस्थेटिक में देखें स्टैंडिंग तो नहीं है लीकेज की वजह से। फंक्शनल में देखें मार्जिनल रिच फ्रैक्चर तो नहीं हुआ या फिर वियर तो नहीं हुआ। बायोलॉजिकल में देखें सेकेंडरी कैरीज है या पल्प इज इंडेंजर्ड और नॉट। उसके अलावा प्रोस्थेसिस, वही इंटरप्रोक्सिमल कॉन्टेक्स्ट देखने हैं आपने फ्लॉस के थ्रू। आपको मार्जिन डिटेक्ट करने हैं, आइदर अंडर एक्सटेंडेड मार्जिन है या जो है ओवर एक्सटेंडेड है। उसका एक तरीकेकार है, हाउ टू यूज अ प्रो फ्रॉम रेस्टोरेशन टू टूथ, टूथ टू रेस्टोरेशन। रेफरेंस है इसका रोजेंशियल का, ये आपके टॉक्स के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग केस के लिहाज से तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेसिस की फाइंडिंग्स, प्रोस्थेसिस में शेड देखना है, मोनोक्रोमेटिक है, मेटल एक्सपोज तो नहीं हो रहा, उसकी मार्जिन्स देखें अंडर एक्सटेंडेड है या ओवर एक्सटेंडेड है, ओपन मार्जिन्स है कि नहीं, आपने कॉन्टेक्स्ट देखने। हाउ टू यूज अ फ्लॉस। उसके अलावा टूथ वियर, अगेन ये एक सेपरेट केस है, ये इसका अलग से डिस्कशन होगी। सुपरा इरप्शंस को आपको पता होना चाहिए। कोई डिस्कलरेशन है तो उसको आपको डीडी आनी चाहिए बेसिक विद जस्टिफिकेशन। अच्छा, इंटरएक्लूजल स्पेस, रोटेटेड टीथ आपने पढ़, इंटरएक्लूजल स्पेस अगर लिमिटेड है तो आपका रिकंस्ट्रक्टिव फेज में आप उसको मैनेज कैसे करेंगे डेफिनेटिव पे जाने से पहले, अगर करेंगे तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे। रोटेटेड टीथ का आपको पता होना चाहिए। एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ, अगेन उसकी हिस्ट्री पता हो। कोई जैसे रूट कैनाल करवाई हो तो रूट कैनाल करवाने के फौरन बाद पेश आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं हुआ। रूट कैनाल करवाने के बाद प्रीवियस डेंटिस्ट ने आपको क्राउन का मशवरा दिया था कि नहीं, तो ये चीज़ें हैं। हाइपोप्लेजिया है, ब्रोकन डाउन रूट्स हैं, आपके क्रेक्स एंड फ्रैक्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हर केस में ये चीज़ें मिलेंगी और रिपीटेशंस होती हैं इन्हीं चीज़ों की। अब यहाँ पे मैंने ओडोंटोग्राम अपना शेयर किया है, जो मैं यूजुअली जिसकी थ्रू प्रैक्टिस करता था और एग्जाम में भी मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया था। अच्छा, इसको मैं समझाऊंगा जो मैंने प्रीवियसली मैंने बताया कि मैं ओडोंटोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अब ये अपर राइट क्वाड्रेंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जब भी अपर राइट क्वाड्रेंट में हो आप देखेंगे तो व्हाट इज शोइंग, इन अपर राइट quadrant all teeth were present,
एक्सेप्ट 18। अब मुझे कैसे पता चला 18 नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ कट लगाया हुआ है। 17 इज इंटेक्ट, क्यों? क्योंकि मैंने टिक लगाया हुआ है। तो आप जो है ऐसे डेजिग्नेशन शॉर्ट फॉर्म्स निमोनिक्स बनाएंगे जो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अब 16 पे आते हैं। अब मैं इसको पहले ऑपरेटिव के लिहाज से शो करूंगा। ऑपरेटिव के लिहाज से यहाँ पे रेस्टोरेशन भी हुई थी, ऑक्लूजल कैरीज भी थी, और उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने टीटीपी परफॉर्म किया, नेगेटिव था, तो फिर मैंने यहाँ पे कोल्ड टेस्ट परफॉर्म किया जिसपे नॉर्मल रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, इसके बाद जो है, अब ये यहाँ से जाएंगे ना, पहले ऑपरेटिव की फाइंडिंग्स, फिर इस दांत को एंडो में लेके जाओ। अगर यहाँ पे मुझे फर्केशन मिलेगी तो पेरियो में जाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोस्थेसिस लगी होती तो पीएफएम क्राउन की तरफ जाता। अगर यहाँ पे टिल्टिंग होती ऑर्थो में जाता। अब बीडीज हैं तो ये 1415 जो है ये मैं बीडीज लिखूंगा यहाँ पे, और इन्वेस्टिगेशन टॉप पे लिखूंगा। इसी तरीके से 13 में क्या है, कैरीज है। अब ये कैरीज कहाँ है, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है शायद, ये मीजियल साइड थी या डिस्टल साइड थी। 12 में ये क्या है, पेरिएपिकल रेडियोलेशंस है। तो यहाँ पे अगेन वही मैंने कोल्ड टेस्ट की बात की। टीटीपी जो है यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, नो कोई पॉजिटिव नहीं था, नो रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो ये इस तरीके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मुझे क्या मिली हैं, यहाँ 16 के लिहाज से मिली हैं, सर्जरी के लिहाज से मुझे बीडीज मिली हैं, क्लास 3 लीजन्स मिले, एंडो के लिहाज से मुझे एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस मिला है। इसी तरीके से अगर देखें वन और जो है 11 और 21 के दरमियान एरोज हैं जो दूर जा रहे हैं, ये स्पेसिंग को शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से 23 को यहाँ पे देखें, आरसीटी प्लस एलओसी लिखा हुआ, यानी लॉस ऑफ कोरोनल रेस्टोरेशन है। 4 क्या है, यहाँ पे बीडी है। 5 6 जो है रूट कैनाल। ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स आपने बनाने हैं। यहाँ पे देखें लोअर एंटीरियर्स में एलजीआर लिखा, लोकलाइज्ड जिंजावल रिसेशन है। अब यहाँ पे प्रोस्थेसिस की डेजिग्नेशन बनाई है। देखें 5 मिसिंग था, 4 से लेके 6 तक ब्रिज था, ये मैंने ब्रिज का बनाया है। अब मुझे इसमें जो फाइंडिंग्स मिली है, मोनोक्रोमेटिक ब्रिज था, मेटल एक्सपोजर था, आरसीटी पुअर क्वालिटी की थी, पैरियो में मुझे फर्केशन मिली है, क्राउन्स बिल्कुल फ्लैट थे। तो इस तरीके से आपने ओडोंटोग्राम्स बनाना है। यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में आपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स शॉर्ट करके लिख देनी है। अब जैसे 1415 का मैंने इम्प्लांट बताया है, ऑप्शन बी जो है 4 यूनिट प्रोस्थेसिस बताई है मैंने। तो ये इस तरीके से आपका पूरा ओडोंटोग्राम बनेगा और साथ साथ ट्रीटमेंट प्लानिंग बनती जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये डायग्नोसिस बनाई है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल फेस में जो मैं चीज़ें करूँगा वो मैंने लिखी हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं होगा आपका। अच्छा, ये एग्जामिनेशन है कैरीज की, विजुअल असेसमेंट करेंगे, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ट्रांस एलिमिनेशन करेंगे, रेडियोग्राफ्स करेंगे, ये देखें। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं ऑक्लूजल एग्जामिनेशन पे। हमारी ऑक्लूजल एग्जामिनेशन दो टाइप से होती है, एक होती है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनामिक। अब कब परफॉर्म करनी है, सवाल ये। देखें स्टैटिक में यूजुअली हार्ट टिश्यू एग्जामिनेशन के दौरान कर लेता था, लेकिन जो डायनामिक्स थी वो मैं लास्ट में करता था। तो ऑक्लूजल एग्जामिनेशन में आपने स्टैटिक में मोलर रिलेशनशिप देखें, कैनाइन रिलेशनशिप देखें, इंसाइजर रिलेशनशिप देखें। ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, इस ये पिक्चर्स आपके माइंड में हो, ताकि आपको सोचने का मौका नहीं मिले कि भाई ये इस तरह है। बस आपको पता चल जाए भाई ये क्लास 2 है। अगर क्लास 2 है तो उसके फीचर्स क्या होंगे, इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल, क्लास 2 डिवीजन 1, क्लास 2 डिवीजन 2 के आपके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या बताऊं आपको। उसके अलावा जो है आपने वेयर फैसेट्स अगर नज़र आ रहे हैं वो क्यों हैं, जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स देखें तो उसकी रीज़न जानने की कोशिश करें वो क्यों है, वजह, और फिर आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें चीज़ है कैनाइन रिलेशनशिप, ये आपकी स्टैटिक है। डायनामिक्स में जो है हम यूजुअली पेशेंट को कैनाइन गाइडेंस और ग्रुप फंक्शंस, इंटरफेरेंसेस, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। अगर कोई रेस्टोरेशन है, जो हाई स्पोर्ट्स वगैरह चेक करने हैं तो आर्टिकुलेटिंग पेपर आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये यहाँ तक जो है हम यहाँ एंड करते हैं हार्ट टिश्यू एग्जामिनेशन को। इसमें एक कंपोनेंट है वो पेरियो कंपोनेंट है, वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा।